तो चरक संहिता जो था, चरक संहिता का इतिहास वो अपन ने पूरा कर लिया था पिछले वीडियो में, जिसमें अपन ने कुछ आचार्य देखे थे या फिर अपन कहें कुछ टीकाएं और उनके टीकाकार, उनकी बातें की थी, भास्कर संप्रदाय की अपन ने बातें की थी। तो आज चरक संहिता की कुछ और विशेष बातें हैं जिनकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखें चरक संहिता वैशिष्ट्य। इसको अपन कहें सर, इसको विशेषता कह सकते हैं कि चरक संहिता की कुछ विशेष बातें या फिर विशेषताएं। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें अपन आगे नहीं देखेंगे, आगे भी देखेंगे, लेकिन अभी एक साथ अभी जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो अपना है आचार रसायन। आचार रसायन जो है वो चिकित्सा स्थान में देखते हैं अपन, जो काफ़ी जो सिर्फ जो मौलिक देन का मतलब होता है जो आचार्य चरक ने बताई हो, ठीक है। जो तो ये आचार रसायन के बारे में जो है सिर्फ आचार्य चरक ने ही बताया है। इसको नित्य रसायन भी बोलते हैं, ठीक है। नित्य रसायन मतलब इसको रोज प्रयोग में लें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरा पॉइंट है संभाषा का विचार चरक संहिता में अत्यंत विस्तार से तथा मौलिक रूप से हुआ। जो संभाषा के जो विस्तार है ना, संभाषा की जो बारे में बताया गया है ना, वो जो है चरक संहिता में अपने को मिलता है। और अपन ने पहले बात भी की थी कि कुल जो है 7 संभाषाएं परिषद हुई हैं चरक संहिता में, और उसमें अपन ने कहा था कि तीनों एस जो है अपने को याद रखने हैं, और जो मतलब जैसे सूत्र, शारीर और सिद्धि, और इनको जो घटते क्रम में जैसे 4, 2 और 1, इसमें 4 चैप्टरों में वर्णन है इसका जो शारीर स्थान है उसमें 2 में है और सिद्धि में 1 चैप्टर में है। तो ये बात की थी। इसके अलावा जो एक लाइन बताई गई है वेदो समूह निसंशय कराणाम, ये इसी के लिए बात बताई गई है संभाषा परिषद के लिए कि साहब अगर एक वेदों का समूह है, बहुत सारे वेद मिलके जब कोई निर्णय लेते हैं या फिर किसी औषधि के बारे में बताते हैं, वो क्या होता है निसंशय कराणाम, उस पर अपने को क्या नहीं करना चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का शक नहीं करना चाहिए। अगर किसी रोग के लिए वेदों के समूह ने कोई औषधि बताई है तो वो सही ही होती है, ठीक है। इसके बाद अपन अगली बात अपन देखते हैं कि लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। जो लोक पुरुष साम्य का जो सिद्धांत है कि साहब जो इस पुरुष में जो स्थित है वो लोक में, या फिर अपन कहें लोक में जो भी है वो एक व्यक्ति के अंदर भी स्थित है। तो ये जो सारे स्थान का चैप्टर जो 5 है इसमें इसकी बात की गई है। तो ये भी जो है चरक संहिता की ही मौलिक देन है। इसके बाद में एक और बात अपन करें कि जो युक्ति प्रमाण जो होता है, ठीक है, प्रमाणों में युक्ति को स्थान देना है, फिर अपन कहें युक्ति प्रमाण। तो युक्ति प्रमाण किसने बताया है, आचार्य चरक ने बताया। वहीं पे अगर अपन यहीं पे बात करें कि उपमान प्रमाण किसने बताया, ये आचार्य सुश्रुत ने बताया। जी हाँ। इसके बाद अगली लाइन है कि प्रमाण के लिए परीक्षा शब्द का प्रयोग। तो प्रमाण के लिए जो परीक्षा शब्द का प्रयोग वो आचार्य चरक ने किया। अगला है पुरुषम पुरुषम विकसेय। पुरुषम पुरुषम विकसेय, तो ये इसका मतलब होता है कि हर पुरुष के लिए अलग अलग औषधियों का यूज करना। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को किसी एक व्याधि में वही औषधि दी है तो दूसरे पुरुष को वही देंगे, ऐसा नहीं है। उसकी प्रकृति वगैरह देख के, प्रकृति का विचार करके फिर जो है वो औषधि दी जाती है, ठीक है। तो सामान्य और विशेष का ये समन्वय चरक की विशेषता। तो ये चीज़ आचार्य चरक ने बताई। 10 विध परीक्षा व 10 विध परीक्षा भाव, ठीक है, रोग निदान के क्षेत्र में चरक की मौलिक देन है। तो ये 10 विध परीक्षा और 10 विध परीक्षा भाव जो है वो भी आचार्य चरक ने बताए हैं। एक चीज आती है स्वभाव परमवाद, जो प्राकृतिक चिकित्सा का मूल है, ये भी चरक की क्या है, मौलिक देन है। स्वभाव परमवाद का मतलब होता है जैसे बाय नेचर, जैसे नेचर की प्रकृति की बात करें तो जैसे व्यक्ति की मृत्यु होना एक प्राकृतिक प्रोसेस है, तो इसको बोलते हैं स्वभाव परमवाद, ठीक है। इसके बाद अब इसके एक क्षणभंगुरवाद भी होता है, ये जब अपन बात करेंगे जब इसकी तो अपन आएंगे, ठीक है। जी हाँ। इसके बाद अपन आगे बात करें रसायन के विषय का विशद व विशिष्ट वर्णन, ठीक है, रसायन के विषय का। तो ये जो है ये किसने दिया, आचार्य चरक ने बताया है। द्रव्यों का रचना अनुसार व कर्म अनुसार वर्गीकरण, ये भी सर्वप्रथम कहाँ मिलता है अपने को, चरक संहिता में मिलता है। इसके बाद अपन 50 महाकसाय पढ़ते हैं। तो 50 महाकसाय क्या है, कर्मानुसार निर्धारण, ये भी आचार्य चरक की मौलिक देन है। इसके बाद अपन बात करें निदान पंचक, तो अपन पढ़ते हैं कि जो भारद्वाज ऋषि थे वो जो त्रिसूत्र आयुर्वेद लेकर आए थे,
स्वर्गलोक से, तो उस पर आचार्य चरक ने अनुसंधान किए थे। रिसर्च में अपन ये चीज़ें देखते हैं, और इसको है ना उन्होंने फिर निदान पंचक से के रूप में इन्होंने वर्णन किया था इसका। तो इसको याद करने के लिए जो ट्रिक है वो रहती है n+ याद रख सकते हैं, निदान, पूर्व रूप, लिंग, उपसय और संप्राप्ति। तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। जी हाँ, इसके बाद अपन आगे चलते हैं कि चरक संहिता में इतिहास शब्द 2 बार और सांख्य शब्द 5 बार आया है। ठीक है, ये जो है ये प्रश्न एक बार आया हुआ है, इसलिए इसको यहाँ पे नोटिस कर दिया है। एक बार पूछा गया है कि इतिहास शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद अपन अगली बात अगर देखें तो ये है कि चरक ने केवल वात के 5 भेदों का नाम उल्लिखित किया है। ठीक है, तो चरक ने वात का किया, सुश्रुत ने पित्त का किया और वाग्भट ने कफ का किया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद अगली बात करें कि ओज को मधु खाया आचार्य चरक ने। तो जैसे अपन देखें मधुमेह जो है वो किसको बोलते हैं, ओजोमेह को। मधुमेह का ओज का रस हो गया मधु कसाय। ठीक है, जी हाँ, तो ओज को क्या कहा है, मधु कहा है। इसके बाद अपन आगे चले तो चरक ने पुरुष एवं चिकित्सा को षोडश कलायुक्त माना है। षोडश कलायुक्त कैसे कि अपन 4 चीजें पढ़ते हैं कि चिकित्सक, दूसरा परिचारक, तीसरा रोगी और चौथा जो है वो औषध। ठीक है, तो इनके कितने 4-4 गुण होते हैं ना, सब अपन देखते हैं, एक टेबल बनती है तो इनके 4-4 गुण हो गए, तो टोटल कितना हो गया 16 हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, षोडश कलायुक्त। तो पुरुष एवं चिकित्सा को क्या माना आचार्य चरक ने, षोडश कलायुक्त माना है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें चरक संहिता में सर्वप्रथम अयस्कृति शब्द का उल्लेख होता है, लेकिन इसका वर्णन कहाँ मिलता है अपने को सबसे पहले, तो सर्वप्रथम वर्णन की बात करें तो क्या आएगा, सुश्रुत संहिता आएगा। लेकिन अगर शब्द का जो उल्लेख होता है वो कहाँ होता है, वो चरक संहिता में होता है, अयस्कृति। अयस्कृति आपने जनरली रस शास्त्र में देखा होगा, ये नाम सुना होगा, रस शास्त्र में अयस्कृति। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ये काफी महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन आता है स्थान नाम पर्याय। जो भी अपने सूत्र स्थान, सारे स्थान, निदान स्थान, ये सब है, इनके पर्याय भी होते हैं। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये पर्याय किसके लिए युक्त होता है या प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अपन सूत्र स्थान की, तो सूत्र स्थान को क्या 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 बोलते हैं, तो सबसे पहले है श्लोक स्थान। ठीक है, दूसरा संग्रह स्थान, इसके बाद है आश्रय। तो ये संग्रह स्थान है। व्याधि संग्रह स्थान कौन सा है, देखिए निदान स्थान है, और संग्रह स्थान कौन सा है, सूत्र स्थान है। इसके बाद है आश्रय स्थान। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों, क्योंकि जिस दिन अपन मतलब जब अपन शारीर स्थान अपन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है आश्रय स्थान। आश्रय स्थान किसको बोलते हैं, शारीर स्थान को बोल रहे हैं अपन, और आश्रय स्थान किसको बोलते हैं, सूत्र स्थान को। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कंफ्यूजिंग चीज होती है वही ज्यादा पूछी जाती है। इसके बाद है सिर स्थान और शुभ स्थान, ये भी जो है सूत्र स्थान को बोलते हैं। सिर स्थान मतलब सबसे प्रधान जो होता है, सबसे पहले जो होता है, सिर सबसे पहले होता है, प्रधान होता है, उसी प्रकार सूत्र स्थान सबसे पहले, तो इसलिए इसको सिर स्थान बोल देते हैं। इसके बाद अगला है निदान स्थान। तो निदान में अपन जानते हैं, निदान स्थान में व्याधियों के बारे में देखते हैं अपन, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, व्याधि संग्रह स्थान कर दिया। इसके बाद है विमान स्थान। तो विमान स्थान को निग्रह स्थान बोलते हैं, इसके अलावा मान स्थान भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला है शारीर स्थान। अपन ने कहा कि आश्रय स्थान बोलते हैं शारीर स्थान को, और सूत्र स्थान को आश्रय स्थान बोलते हैं। एक जो काश्यप संहिता ने जब शारीर स्थान का वर्णन किया तो उन्होंने कहा कि साहब आत्मनिश्चय स्थान बोलते हैं शारीर स्थान को, क्या बोलते हैं, आत्मनिश्चय स्थान बोलते हैं। इसके बाद है इंद्रिय स्थान। इंद्रिय स्थान में अपन जानते हैं कि अरिष्ट लक्षणों की बात करते हैं, मतलब मृत्यु सूचक जो चिन्ह होते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, संकेतों की या फिर चिन्हों की बात अपन करते हैं, तो इसलिए इसको इंद्रिय स्थान को क्या बोल दिया, अरिष्ट स्थान बोल दिया। ठीक है, अगला है चिकित्सा स्थान। तो इसमें औषध योग संग्रह। तो अपन जानते हैं जो औषध योगों का संग्रह अपने को अगर चरक संहिता में बात करें तो वो चिकित्सा स्थान में ही मिलता है। उत्तम स्थल हो गया, उत्तम रहस्य स्थान हो गया। रहस्य स्थान से अपन समझ सकते हैं कि जैसे
कोई भी चीज़ है रहस्यमयी तरीके से एक सूत्र में बंधी रहती है, जैसे कि किसी रोग की चिकित्सा है तो वो दो लाइनों में अपन कहें कि वो पूरी चिकित्सा सूत्र होता है उसका, और उसमें जो है वो उसको अगर अपन देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो पूरा जो है उस रोग का जो चिकित्सा का रहस्य होता है वो समझ में आ जाता है। तो ये क्या है, उत्तम रहस्य स्थान, सुंदर स्थान और गुप्त स्थान। गुप्त स्थान भी वही रहस्य स्थान की तरह है। इसके बाद है कल्प स्थान। तो कल्प स्थान को दिव्य स्थान बोलते हैं और विकल्प स्थान भी बोलते हैं। अब जैसे अपन बात करें, क्वेश्चन आने की बात करें, तो सबसे पहले अपन देखें कि कल्प स्थान में अपने को विकल्प स्थान कोई नहीं पूछेगा, क्यों, नाम में कल्प आ रहा है, वी आगे लगाया है। और उसी प्रकार विमान स्थान जो उसमें मान स्थान अपने से कोई नहीं पूछेगा, समझ रहे हो। कंफ्यूजिंग चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। जैसे बात करें चिकित्सा स्थान में, तो उत्तम रहस्य स्थान कौन सा है, या फिर गुप्त स्थान है ना कौन सा है, ये पूछ सकते हैं अपने को, ठीक है। इसके अलावा जैसे आश्रय स्थान की अपन ने बात की, आश्रय स्थान की बात की, तो ये सब पूछा जा सकता है। जी हाँ, इसके बाद अपन आगे चलेंगे। ये चरक संहिता में कुछ स्थान बताए गए हैं, सभी में नहीं लेकिन कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें बताया गया है। क्या बताया गया अपन देखते हैं। सबसे पहले है दीर्घम जीवितीय अध्याय है, इसकी बात करें तो इसमें कहा है कि पार्श्वे हिमवत शुभे। तो ये कह रहे हैं कि जो हिमालय है उसके पास में जो है क्या किया गया, इसका वर्णन किया गया है दीर्घ जीवितीय अध्याय का, ठीक है। यहाँ पे कौन सा हो गया, दीर्घ जीवितीय अध्याय हुआ। इधर देखिए, अपन देखें अगर अतिसार चिकित्सा और योनि व्यापक चिकित्सा, इनमें देखें तो इनका मतलब दोनों का एक ही है, पार्श्व हिमवत का वही और हिमवत पार्श्व का भी वही होता है। लेकिन अगर एग्जाम में जो संस्कृत टर्म आता है अपना, तो जिसमें अगर पार्श्व पहले लिखा है, ठीक है, तो वो तो हो जाएगा दीर्घ जीवितीय, और अगर बाद में आ रहा है हिमवत है पार्श्व आ रहा है, तो वो इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा। दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे, अतिसार और योनि व्यापक चिकित्सा कोई एक आएगा, तो वो जो है टिक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद है जनपद उद्वंस विमान। इसमें क्या है, पंचाल क्षेत्रीय काम्पिल्य राजधानम, तो ये नॉर्मल है, याद रख सकते हैं। इसके बाद है रक्तपित्त चिकित्सा की बात करें तो इसको कहाँ वर्णन किया गया, पंचगंगे, 5 नदियों के पास, ठीक है। तो ये हो गया पंचगंगे, किसके लिए है, रक्तपित्त चिकित्सा के लिए। इसके बाद 2 और बचते हैं अपना, एक तो बच रहा है उदर चिकित्सा और एक है विसर्ग। तो ये कुछ नहीं, ये कैलाश पर्वत के पास में है दोनों के दोनों, तो कैलाश नंदनोक में, और ये हो गया कैलाश किन्नर, ठीक है। तो ये हो गया। तो ध्यान रखें, जो दीर्घम जीवितीय वाला ये है, और इधर जो है अतिसार और योनि व्यापक, तो ये थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजिंग कह सकते हैं अपन। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, रक्तपित्त से बन सकती है पंचगंगे की, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद अपन आगे चले, विशिष्ट बिंदु। तो ये एक विशेष बिंदु है, ये एक साथ अपने पास रहे इसलिए अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये जैसे जैसे अध्याय आएंगे उनमें अपने को बार बार देखने को भी मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन कहें हेतु चतुष्टय। हेतु चतुष्टय क्या होता है, अयोग, अतियोग और मिथ्यायोग, इसके अलावा समयोग। तो 4 हो गए, है ना, 4 हेतु होते हैं किसी भी रोग के। तो अयोग, अतियोग और मिथ्यायोग अगर होते हैं तो वो तो क्या हो गया, रोग के कारण हो गए। और संयोग अगर है तो वो क्या है, सुख का कारण है, मतलब निरोगी का कारण है, ठीक है। ये चरक सूत्र 8 में अपन देखेंगे इसको। अब इसमें है कि हेतु सूत्र या फिर त्रिविध हेतु संग्रह है। इसमें क्या होता है, इसमें जो संयोग है उसको अपन बाहर कर देते हैं, हटा देते हैं। तो संयोग अगर हटा देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, अयोग, अतियोग और मिथ्यायोग 3 बचेंगे, जो कि क्या होते हैं, रोग के कारण होते हैं। इसमें जो सुख का कारण है वो निकाल दिया, ठीक है। इसको बोल दिया हेतु सूत्र या फिर त्रिविध हेतु संग्रह है। इसके बाद है त्रिविध ज्ञानोपाय, मतलब ज्ञान को प्राप्त करने के 3 तरीके। ये क्या हो गया, त्रिविध ज्ञानोपाय। इसमें क्या हो गया, या तो आप अध्ययन करें, खुद से बैठ के पढ़ें, या फिर आप किसी को पढ़ाएं, ठीक है, अध्यापन करवाएं। तीसरा है तद्विध संभाषा, या फिर आप कोई डिबेट करें या फिर डिस्कशन करें। तो ये भी चरक विमान स्थान 8 में अपने को देखने को मिलेगा। तीसरा त्रिविध रोग ज्ञानोपाय, ठीक है, त्रिविध ज्ञान संग्रह। तो किसी रोग की अगर अपन देखना चाहें, उसके बारे में अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ से मिलेगा, या तो आप्तोपदेश से। आप्तोपदेश मतलब जो संहिताओं में लिख दिया आचार्यों ने, उसकी बात करें। दूसरा है प्रत्यक्ष से,
देखने पर, और तीसरा जो है वो है अनुमान से। तो ये तीन चीजें जिसकी चर्चा अपन चरक विमान स्थान चौथे अध्याय में करेंगे। ठीक है, त्रिविध रोग ज्ञानोपाय। इसके बाद अपन चलते हैं त्रिविध बोध संग्रह। ठीक है, तो जैसे किसी चीज का बोध हो जाना, ठीक है, तो ये किस किस से बोध किस किस चीज से होता है कि प्रकृति, ठीक है, किसी रोग की प्रकृति मान सकते हैं, उसके अधिष्ठान से अपने को पता लगा सकते हैं कौन सा उसका अधिष्ठान है, उसके निदान से अपने को बोध हो सकता है कि निदान कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिक है वो है पास PAS, तो प्रकृति, अधिष्ठान और निदान। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे समूथान है तो समूथान ना दे के कोई दूसरा नाम दे दे, निदान दे दे, निदान के पर्याय होते हैं बहुत सारे, वो दे दे, तो उसमें क्या अपने को सारे पर्याय पता होना चाहिए कि कौन कौन से पर्याय होते हैं, जिससे त्रिविध बोध संग्रह में सही टिक किया जा सके। ठीक है, तो ये इसकी चर्चा अपन करेंगे चरक सूत्र 18 में करेंगे। ठीक है, अगला है अर्थद्वय। अर्थद्वय क्या क्या है कि आरोग्य और इंद्रिय विजय। ठीक है, तो आरोग्य और इंद्रिय विजय की, इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना, और ये अपन करते कैसे हैं, सद्वृत्त परिपालन करके, जो सद्वृत्त है उसका पालन करके अपन आरोग्य और इंद्रिय विजय की प्राप्ति करते हैं, है ना, इंद्रियों पे विजय प्राप्त करते हैं। या फिर, है ना, या इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सद्वृत्त परिपालन से अपने को क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है, तो आरोग्य और इंद्रिय विजय, और या फिर इंद्रिय विजय और आरोग्य क्या करने से मिलता है, तो वो हो गया सद्वृत्त परिपालन से। तो इसकी चर्चा अपन करेंगे चरक सूत्र 8 में। एक बार आप याद रखें अर्थद्वय कौन कौन होते हैं, तो आरोग्य और इंद्रिय विजय हो गया। ठीक है, इस अगली चीज है त्रिसूत्र और त्रिस्कंध। ठीक है, तो त्रिसूत्र कौन कौन से हैं, हेतु, लिंग और औषध। ये अपन चरक सूत्र 1 में बहुत बार आएगा, बार बार आएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। ठीक है, त्रिसूत्र का बहुत बार आता है। बाद जिससे जो ज्ञान लाए थे वो भी त्रिसूत्र रूप में लाए थे, हेतु, लिंग और औषध, है ना। तो फिर इसके ऊपर बाद में रिसर्च हुई। अब ऐसे नहीं है कि जो इंद्र थे उन्होंने बिठा के उनको कोचिंग क्लासेस लगवाई, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने नॉर्मली बस ये 3 नाम हेतु, लिंग और औषध जो है ये बताया। इसी पे फिर हेतु कौन कौन से हैं, है ना, लिंग कौन कौन से है ना, इसके बाद औषधियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो उन पे जो है आगे जो है क्या होती गई, रिसर्च होती गई आगे से आगे। ठीक है, तो ये हो गया। इन्हीं को त्रिस्कंद भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, त्रिस्कंद भी बोलते हैं। अगला जो है वो है स्कंद त्रय। ठीक है, स्कंद त्रय। स्कंद त्रय में क्या है, हेतु, दोष और द्रव्य। तो इसको स्कंद त्रय को याद रख, दोनों में ही स्कंद नाम है तो ध्यान रखना है। स्कंद त्रय की अपन ट्रिक लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा इसको दोष को आगे कर दें तो ये हो जाएगा 2 रिद्ध। तो स्त्री की जो है वो 2 रिद्ध अवस्था होती है। ठीक है, एक जब बच्चे में हृदय का जो हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है उस समय एक हृदय तो स्त्री का होता है और एक हृदय उसके पेट में जो गर्भ में जो शिशु होता है उसका होता है, उस अवस्था को 2 रिद्ध बोलते हैं। तो 2 से दोष हो गया और रिद्ध से है से हेतु और द से द्रव्य हो गया। तो ये स्कंद त्रय की बात हो गई। ठीक है, इसके बाद आगे अपन चले तो बात करते हैं त्रिविध आश्रय। त्रिविध आश्रय, वेदना, अधिष्ठान। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए, 3 आश्रय कौन से, शरीर, सत्व और इंद्रिय, ये हो गए त्रिविध आश्रय। इसके बाद अपन बात करें व्याधि एवं सुख के आश्रय। तो इसका मतलब क्या हो गया कि व्याधि या फिर कोई भी सुख होगा, मतलब सुख मिल रहा है तो भी, और या फिर व्याधि हो रही है तो भी। तो अपन देखते हैं कि 2 प्रकार से रोग हो सकते हैं, एक तो होते हैं शारीरिक और एक होते हैं मानसिक। ठीक है, उसी प्रकार से 2 प्रकार से अपने को सुख भी मिल सकता है, एक तो शारीरिक सुख होता है और एक मानसिक सुख होता है। ठीक है, तो ये व्याधि और सुख के आश्रय हो गए। त्रिदंड की बात करें तो इसको है सत्व, आत्मा और शरीर। ये भी बहुत बार पूछ लेते हैं, लेकिन ये त्रिसूत्र, त्रिदंड, इन सब में क्या होता है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए सांस जो है वो किस डंडे से मारती है, तो ऐसे थोड़ा ट्रिक जो है याद रख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, SAS, तो सत्व, आत्मा और शरीर हो गया। तो ये कौन हो गया, त्रिदंड हो गया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद है त्रिस्तंभ, या फिर इसको त्रिस्थूण भी बोला है किसने, आचार्य सुश्रुत और आचार्य काश्यप ने। ठीक है, तो ये कौन से हो गए, ये अपने हो गए त्रिस्तंभ, वात, पित्त और कफ हो गए। इसके बाद है, ये तो हो गए स्तंभ, ये हो गए त्रय उपस्तंभ, ये हो गए उपस्तंभ। उपस्तंभ कौन कौन से, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य।
आचार्य वाग्भट ने अब्रह्मचर्य बताया है। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो भले ही थोड़ा सा बोरिंग जरूर लगता होगा ऐसे, लेकिन ये चीज़ें जो है अपने को थोड़ा सा एक जगह इकट्ठी अपने पास रहें तो थोड़ा जल्दी अपने को चीज़ें समझ आती हैं। अलग अलग पढ़ते हैं तो वो कंफ्यूजिंग हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा तो यहाँ पे अपना जो बेसिक्स होते हैं, चरक संहिता के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, वो अपने जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। यहाँ इतना जो है ये बेसिक जो है ये तो पता होना ही चाहिए, सफिशियंट है हालांकि। ठीक है, ये जो है मैटर सफिशियंट है। अपन इन पे आप अगर ये देख लेते हैं तो आप नीचे बता सकते हैं कमेंट करके, तो हम इन पे थोड़े आपको प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, है ना, वो भी अपन करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो बेसिक कंप्लीट है, इतना अगर अपने को याद है तो अपन कहाँ जा सकते हैं, सूत्र स्थान की तरफ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपन जो है अपना नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ से अपन शुरू करेंगे चरक सूत्र पहला। और जो चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, मतलब पीछे जैसे अपन ने बात की सूत्र स्थान के बारे में क्या क्या किया, कितने अध्याय हैं या फिर इसके पर्याय कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें अपन दोबारा करेंगे, तो दोबारा जब अपन इनकी बातें करें तो अपने को ये चीज़ें नई ना लगे, सुनी सुनी लगे। तो इसलिए अपन ने जो पहले थोड़ा सा इसका एक साथ थोड़ा कलेक्टिव रूप में अपन ने इसको पढ़ा है, और उसके बाद अभी एक एक करके अपन शुरू करेंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें, कमेंट ज़रूर करें। कोई भी अगर आपके लिए आपके पास कुछ सुझाव हो या फिर आपको कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। जुड़े रह सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।